हेलो नमस्कार साथियों, सोनिया आईएएस में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 2 रहेगा यूपीपीसीएस का। ठीक है, ये दृष्टि का टेस्ट है, टेस्ट सीरीज दृष्टि की है और इसका जो टेस्ट नंबर है ये टेस्ट नंबर 2। ठीक है, इसका मैंने 2 दिन पहले डेमो कराया था। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक में 75 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 75 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना, तो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है भाई, तो इस वजह से इसको दो पार्ट में करेंगे। प्लीज़ इसको देखना, और यहाँ तक है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, पक्का है, कंफर्म है। और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। जो भी नए आते हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसको एक्सप्लेन हमने इस वजह से रखा है क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन के बियॉन्ड भी बहुत सारी नॉलेज आपको एक्सप्लेन में दे रखी होती है। जब आप देख रहे हो कई कई चैनलों पर टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद से ही बता देते हैं। ठीक है, और पूरा जो आपका एक्सप्लेन है उसको ठीक से नहीं समझाते। अभी देखना मैं आपको किस तरह से समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या रहा है आपका? जैसे इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रखा है। मतलब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 जारी करी थी, तो भारत का स्थान क्या रहा था उसमें। ठीक है, तो भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा था इसमें 8वां स्थान रहा था 2022 में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसकी एडिशन ओनली। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें। जैसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी थी? ये वाला। ठीक है, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है ना, तो 2 क्वेश्चन हो गए। किसने जारी किया? स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, और इसको हर साल इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो हर साल जारी किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से तो 3 क्वेश्चन हो गए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना था? 8वां था। और इसको जारी कौन करता है? स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा इसको जारी किया जाता है। हर साल इसको जारी किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें देखना नहीं है क्योंकि यहाँ से और कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं। ठीक, तो बस इतना ही है। अब देखो इसको जूम ही कर लेते हैं। इंग्लिश का हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया जारी किया था। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स एटलस ऑफ द इंडिया किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, भारत मौसम विज्ञान द्वारा, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग द्वारा, या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, तो इसका एक संस्थान है, तो इसको जो जारी करता है वो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया था। ठीक है, भारत में अभी हाल फिलहाल में बहुत जगह पर लैंडस्लाइड देखे गए हैं और सबसे अधिक देखा गया है आपका केरल में। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे सर्वाधिक लैंडस्लाइड वाले एरिया कौन से हैं हाल ही में, ठीक है, तो सबसे टॉप नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा केरल, दूसरे पे आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और चौथे पे आता है आपका उत्तराखंड। थर्ड पे आता है, सॉरी, उत्तराखंड थर्ड, और चौथे पे आता है जम्मू कश्मीर या लद्दाख रहेगा। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक कहाँ होती है? केरल में लैंडस्लाइड सर्वाधिक हुई है इस बार, जो प्रेजेंट का हाल है। ठीक है, तो इसको अभी एक्सप्लेन में देख लेते हैं। जैसे भारत का भूस्खलन एटलस क्या कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के तहत, है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? इसरो के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत है? इसरो के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेंटर है जो जारी किया जाता है। यह देश का भूस्खलन हॉटस्पॉट को पहचान करने वाला एक विस्तृत मार्गदर्शक है। ठीक है, ये क्या करता है? जो भारत में जो भूस्खलन होती है ना, पहाड़ गिर जाते हैं या मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उसको क्या करता है? ये विस्तृत जानकारी या मार्गदर्शक प्रदर्शन करता है। पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन एड्रेस बनाने का लिए 17 राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 147 जिलों में वर्ष 1998 से 2022 के दौरान 80,000 भूस्खलन के आधार पर जोखिम मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, अब ये आता है आपका दौरान 1998 से 2022 के दौरान देखें तो उत्तराखंड टॉप पे रहा, केरल सेकंड पे है, जम्मू कश्मीर थर्ड पे आता है, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और ये आपके बाकी के सभी आते हैं। तो पहला उत्तराखंड है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, केरल का उल्टा कर दिया था, तो उत्तराखंड पहला, केरल दूसरा, जम्मू कश्मीर तीसरा आ जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या था? भारतीय राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, और ये किसके अंतर्गत आती है? इसरो के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ जारी कौन करता है? भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जारी करता है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर किसके अंतर्गत आता है? इसरो के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं फिलहाल के लिए,
ठीक है। जैसे आपका विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2023 का जो विषय क्या रखा था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का जो विषय रखा था 2023 का, वो था स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो 2023 की जो थीम रखी थी वो है आपकी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अंदर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेन में। अब देखो, ये है आपका जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। अब रहते ही ये ना, ये है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा द्वारा ग्रामीण जल, ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रामीण जल स्वच्छ क्षेत्र को महिला चैंपियन को सम्मानित करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या गया, जो ग्रामीण जल स्वच्छता रखती हैं ना महिलाएं, उनको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम चला गया था। इस कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ भी किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया कि कैच द रेन जो है आपकी अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो किस मंत्रालय या किस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है कैच द रेन 2023 का, तो ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत रखा है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के अंतर्गत कैच द रेन 2023 को भी इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें 36 महिलाएं वर्ल्ड चैंपियन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का जो सम्मानित किया है ना, उसमें कितनी महिलाओं को मिला गया है, आपको 36 महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। तो टोटल कितनी महिलाएं इसमें 36 महिलाएं आपकी शामिल हैं, 36, ठीक। अब इसमें और कुछ है नहीं जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे चलते हैं ना, तो इसका तो राइट आंसर हो गया जल शक्ति मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कहने वाला है कि एरिथ्रोटॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही पूछा उसने, कथन सही पूछा। तो एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो और एरिथ्रोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या है, ये दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी, 1 और 2 इसके दोनों ही आंसर राइट हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कहता है। एरिथ्रोटॉल क्या होता है ना, एरिथ्रोटॉल के बारे में देख लें। यह एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक होता है, ठीक है, जो दिल के दौरे को और स्ट्रोक को बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों में से यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है ना। शोध के नतीजों से पता चला है कि एरिथ्रोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। तो ये एरिथ्रोल जो प्लेटलेट्स को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है जो रक्त के थक्के को जमाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में आपके इसमें से ना सारे के सारे जो 2023 के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ना, वो सारी की सारी इसी में कवर हो जाएंगे। आप इसको प्लीज़ देखना जरूर। मार्च 2023 में भारत और के बीच, ठीक है, भारत और किसके बीच एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण किया गया था, ठीक है। तो 13वां संस्करण जो किया गया था एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके द्वारा किया गया था, बताइए आंसर, ठीक है। 6वें का क्या आंसर हो जाएगा, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके अंतर्गत किया गया था, आपका सिंगापुर के थी, ठीक है, सिंगापुर सेना के। तो ये जो था कब कराया था, मार्च 2023 में भारत और किसके बीच में एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण था, ये 13वें नंबर का था, किसके द्वारा किया गया था, ये सिंगापुर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कहता है एक बार, कि जो आपका एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र है ना, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र मार्च 2023 में सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र को 13वां संस्करण कराया था, ठीक है। कौन सा आपका 13वां है, ठीक, 13वां संस्करण है और किसके बीच में हुआ, सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ, भारतीय सेना के बीच में। और इसका जो क्षेत्र का था यह भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ये जोधपुर में, ठीक, जोधपुर में हुआ है, जोधपुर सैन्य स्टेशन पर हुआ था। दुपच्चे कवच अभ्यास है, मेजबानी भारतीय सेना ने की थी इसकी, ठीक है। और इसकी जो मेजबानी किसने की थी, भारतीय सेना ने की है और भारत में हुआ है। यह अभ्यास पहली बार कब हुआ था, 2005 में आयोजित किया गया था, ठीक है।
तो किसने गिरा था, भारत के द्वारा इसमें किया था। और 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी, शुरुआत हुई थी 2005 से इसकी शुरुआत होती है। और ये त्रिपक्षीय एक सिंगापुर के साथ में होता है, एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है जिसको सिमटेक्स बोलते हैं इसको, थाईलैंड के साथ। और अग्नि योद्धा अभ्यास सेना शामिल होती है। तो इसमें कौन हो जाता है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड हो जाते हैं सिमटेक्स में, ठीक है। सिमटेक्स में जो समुद्री अभ्यास है, और ये होता है आपका भारत, थाईलैंड और आपके सिंगापुर के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये है आपका, ये देख लेते हैं एक बार, जो देशों की जो सीमा है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये आपका मलेशिया, मलेशिया ना, मलेशिया का एक तो ये वाला क्षेत्र आता है मलेशिया में, और ये आप मलेशिया के नीचे देखते हैं छोटा सा स्थान आपका सिंगापुर आता है। और एक होता है ये मलेशिया, ये भी आता है मलेशिया का, ठीक है। और ये आपका इंडोनेशिया के सारे दूर कैसे हैं, इंडोनेशिया के, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है एक ब्रुनेई, ठीक, ब्रुनेई का अलग से देश है जो ब्रुनेई होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है कि कलक्कड़ और मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज दी जाए, जैसे कलक्कड़ है, मुंडनथोराई है ना, और मदुरई है, तो ये सारे के सारे किधर आ जाएंगे, तमिलनाडु की साइड में आ जाते हैं ना, तमिलनाडु। तो सीधा लगा दो तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपकी कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में, आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता क्या है इसकी, ठीक है, विशेषता भी तो होंगी आपकी, तब न्यूज़ में रहा है तो कोई ना कोई विशेषता रहेगी। कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में पड़ता है। शोधकर्ताओं ने से KMTR के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कीट है उसको पहली बार देखा गया है इसमें, कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखा है, ठीक है। इसकी जो आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व इसको देखा गया था, मतलब कि 1893 में, 1893 में, मतलब कि 127 वर्ष पहले इस कीट को देखा गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में इसको देखा है कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व में, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं तमिलनाडु कि इसे वर्ष 1988 में मौजूदा और निकटवर्ती कलक्कड़ एवं मुंडनथोराई वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। तो दो अभ्यारण्य, एक निकटवर्ती कलक्कड़ और मुंडनथोराई, दोनों को मिलाकर क्या नाम रख दिया, कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व इसका नाम रख दिया, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है, यह पश्चिमी घाट का है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस घाट पर, ऐसे वो स्टेटमेंट में दे देगा कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व आपके पूर्वी घाट में पड़ता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या राइट क्या रहेगा, कलक्कड़ मुंडनथोराई जो टाइगर रिजर्व है ना, वो किधर पड़ता है, आपका पश्चिमी घाट में है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट में है, दक्षिणी भाग पर स्थित है, पश्चिमी घाट दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसमें आर्द्र सदाबहार वन और 14 नदियों का जलग्रहण क्षेत्र, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को भी इसका हिस्सा है। इसमें 14 नदियों का जलग्रहण क्षेत्र आता है, और अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसका भी इसमें हिस्सा शामिल किया आता है। इसको अगर मैप में देखते हैं ना, मैप में देखते हैं आपके जो कलक्कड़ और मुंडनथोराई जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ आपका मैप में शो करता है, जैसे कलक्कड़ मुंडनथोराई टू टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर, लेकिन ये दक्षिणी हिस्से में आता है, देखो ये वाला आपका दक्षिणी हिस्से में आता है, पश्चिमी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, अगर आपको पूछ लेता है स्टेटमेंट दक्षिणी या आपके पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी तट पर, ठीक है। इससे ऊपर पड़ता है आपका श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और फिर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आता है आपका, अन्नामलाई टाइगर, मदुरुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम, ठीक। अगर इसका जो क्रम पूछ ले, ठीक है, तो क्रम पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, क्रम भी तो देख लो। अगर क्रम पूछ लेता है तो इसका जो सबसे पहले आता है आपका मुंडनथोराई, ठीक है, मुंडनथोराई आएगा, फिर दूसरे नंबर पर आएगा सत्यमंगलम, तीसरा रहेगा अन्नामलाई, और चौथा रहेगा श्रीविल्लिपुरम मेघामलाई, और 5वें पे आता है आपका कलक्कड़ और मुंडनथोराई, ठीक है। तो इसका ये क्रम रहेगा, उत्तर से दक्षिण वाला क्रम, ठीक है। क्यों रहेगा, देखो ये वाला ना पीछे आएगा पहले, अगर यहाँ से अगर ड्रॉ लाइन करोगे ना तो सबसे पहले ये आएगी, ये पीछे कटता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है, तो इस वजह से ये आपका दूसरे नंबर पर आता है। मुंडनथोराई टाइगर पहला, सत्यमंगलम दूसरा, अन्नामलाई तीसरा, श्रीविल्लिपुरम आपका चौथा हो जाएगा, और कलक्कड़ मुंडनथोराई 5वां हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहता है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल त्यौहार जो है आपका केरल में मनाया जाता है, ठीक। अट्टुकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और हाल ही में इसको चर्चा में चल रहा है भाई ये, ठीक है, हाल ही में ये चर्चा में चल रहा है, क्योंकि यहाँ नाव की रेस होती है, और इसी त्यौहार पर वो नाव की रेस किए करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है ये अट्टुकलम पोंगल त्यौहार है क्या। अट्टुकल जो पोंगल त्यौहार है ना, वो आपका केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मतलब हर साल मनाया जाता है, हर साल, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आपका केरल में मनाया जाता है, और इससे हाल में इसे विश्व का सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है विश्व में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महिला क्या कर रही हैं, इसका समारोह करती है महिला, न कि पुरुष करते हैं, इसका महिलाएं कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा विश्व का। और इस उत्सव का लगभग 15 लाख महिलाओं ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इस उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने इस बार भाग लिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका PCS और ROARO के अकॉर्डिंग, और आपकी UPSC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको याद ही रखना भाई,
त्योहार के केरल तिरुवनंतपुर में अट्टुकला भगवती मंदिर में देवताओं को चावल से बना एक मीठा व्यंजन पोंगल चढ़ाया जाता है। इसमें वर्ष 2009 में अनुष्ठान में एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सम्मेलन उनके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें जगह बनाई थी। ठीक है, इसमें 2.5 मिलियन से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये एक पॉइंट हो जाता है, जैसे अट्टुकला मंदिर है ना, इसको महिलाओं का सबरीमला कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका सबरीमला जो मंदिर केस चल रहा था उसमें महिलाओं का जो आने का जो था प्रतिबंध कर रखा था, सिर्फ उसमें पुरुष ही जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, ये महिलाएं इसी में जाती हैं, महिला जाती हैं लेकिन पुलिस भी जाते हैं, तो इसको महिलाओं का सबरीमला कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस मंदिर को आपका, किस द्वार को या किस मंदिर को, ठीक है, किस मंदिर को महिलाओं का सबरीमला कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अट्टुकला मंदिर को क्या कहते हैं, महिलाओं का सबरीमला मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका, केरल में पड़ता है। इसमें से और से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ही इसमें पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि वाणी वरोड़ा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया है। जो बैम्बू क्रैश बैरियर है ना, ऐसे आपका रोड है, ठीक है, ये रोड है आपका, और रोड के बगलों में क्या है, वो आपकी बैरिकेडिंग कर देते हैं। ठीक, पहले करते थे जैसे लोहे की करते थे, टीन वगैरह लगा दिया है ना, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सीधा उसी में टकराते हैं, कट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा नुकसान होता है और इंसान को चोट लगने की वो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत रहती है। जैसे अगर मान लो कि कुछ जानवर हैं इधर से उधर बैरियर को नाक के जाते हैं, अगर टच भी हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसलिए क्या करता है, बम्बू क्रैश बैरियर का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें बम्बू बाहुबली इसका नाम रखा है, क्या रखा है, बाहुबली। इसमें क्या करेंगे, जो बाँस होता है ना, बाँस से क्या करेंगे, बैरिकेडिंग करेंगे जो रोड की। पहले क्या करते थे, लोहे की करते थे जो टीन होती थी, अब इसमें क्या कर दिया है, बांस का कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया ना, बाहुबली रखा गया, इसका बाहुबली इसका नाम रखा गया। तो इसमें अभी देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। जो विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, इसको 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी वरोड़ा राजमार्ग पर स्थापित किया जाएगा। इसे सबू बल्लेश्वम नाम दिया गया है। ठीक है, सबू बल्लेश्वम नाम दे दिया या आपको बाहुबली इसका नाम दे दिया, दो ही कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह लो, बाहुबली कह लो या सबू बल्लियम कह लो। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे ये देखो मैंने बताया था, ये पहले क्या लगाते थे, टीन वगैरह से लगाते थे। ठीक है, जो आपकी लोहे की होती थी, अभी किसकी है, ये बांस की लगा दी गई है। अगर इसमें टकराता है तो थोड़ा सा सहूलियत ये हो जाएगी कि भाई चोट कम लगेगी किसी को। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि जो जानवर हैं वो इधर इससे कट जाते थे लोहे से, तो ये अब उनको सहायता देगा कटने वटने से। ठीक है, अब ये देखो, अब आता है इंदौर के पतिमपुरम में नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट NTR जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं में इसे बड़ा परीक्षण किया गया है। रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस बैरियर में जो बांस का जो प्रयोग किया जाता है ना, इस बैरियर निर्माण बनाने में जो बांस का उपयोग किया जाता है, इसकी जो प्रजाति है बम्बूसा बाल्कुआ इस जो बांस है उसकी जो प्रजाति है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस भारतीय नौसेना, ठीक है, जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेक्स एक्सप्रेस 2023 IMX CE 23 में भाग लिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका त्रिकन ने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कैटलेक्स एक्सप्रेस 2023 हुआ है ना, ये इसमें INS त्रिकंद ने इसमें 26 फरवरी 2024 से 16 मार्च 2023 से उनमें खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें भाग लिया है आपका त्रिकंद ने। ये उत्तर पश्चिम अरब सागर में समुद्री जो संयुक्त समुद्री बल है ना, उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सी स्वाड, ठीक है, सी स्वाड 2 में भाग लिया था। तो सी स्वाड 2 जो ऑपरेशन है, सी स्वाड 2, ये किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभियान कैटलेक्स एक्सप्रेस से संबंधित है। ठीक है, इसमें INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था भारत की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 एबल पुरस्कार जीता था। ठीक है, किसने 2023 का एबल पुरस्कार जीता है। ठीक, तो ये है आपका लुई कैप्रेल। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई कैप्रेल। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने में एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसमें 2 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता और दोनों ही क्या हैं, महिला है। ठीक है, तो पहला आपका निखत जरीन और दूसरा पता आता है आपका परवीन हुड्डा। ठीक है, क्या है आपका परवीन हुड्डा, इसका राइट आंसर, सॉरी, निखत जरीन और बोर्गोहेन। ठीक है, दोनों ने इसमें क्या जीता हुआ। ठीक, ठीक है, तो किसने जीता, आपका निखत जरीन और आपका परवीन हुड्डा, दोनों ने 1 और 4 इसने जीता हुआ है आपका।
तो निखिल जरीन और परवीन हुड्डा ने 2023 में भारत के लिए मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, कौन से जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ याद रखने वाला है नहीं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? ठीक है, तो जैसे कि कौन सा घटक है इनमें से जो वनस्पति पैटर्न, ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न क्या होगा, आकार किस प्रकार का होगा, उसकी बढ़ोतरी किस प्रकार की होगी, उसकी फसल किस प्रकार की होगी, है ना, उस वनस्पति का रोल क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक भूमिका जो निभाता है इसमें से क्या क्षेत्रफल निभाता है, समाज जनसंख्या, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? वर्षण। ठीक है, तो वर्षण सर्वाधिक क्या करता है इसमें आकार में भूमिका निभाता है घटकों में, वनस्पति में। ठीक है, अभी देख लो ये आपका एक्सप्लेन है। जैसे वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप में हैं जो वनस्पति वितरण, है ना, वनस्पति वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसी कारण किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार पर निर्भर होता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में प्रभावित कर सकते हैं। उच्च वर्षा स्तर वाले क्षेत्र में हरे भरे वन होते हैं जबकि शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे क्षेत्रफल का कोई भी इतना प्रभाव नहीं है, समाज का कोई वनस्पति का प्रभाव रहता नहीं है, जनसंख्या पर प्रभाव सिर्फ दबाव डालता है जनसंख्या पर, जैसे कि संसाधन उपलब्धता। ठीक है, लेकिन जो वर्षण है ना ये आपका मुख्य हो गया आपकी वनस्पति पैटर्न को डिसाइड करने में। जैसे वर्षा ज़्यादा हो रही है तो उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहता है, वो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसने इसको रिपोर्ट जारी करी है, तो ये है आपका ILO, ठीक है, लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आपका यूनिसेफ। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा है आपकी रीजनल द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन आ जाए तो ये समझो कि यूनिसेफ का आ गया, है ना, और सोशल वर्क प्रोटेक्शन वर्क वगैरह आ जाए तो समझो कि ILO से आ गया। तो इन्होंने क्या करा है, ILO और आपका यूनिसेफ ने मिलकर दोनों ने ये रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ये याद रखना है, मोर द बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्ष से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किन के द्वारा की गई, तो ILO और यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें ये देख लेते हैं। जैसे ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है तथा यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से बाल कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्ष है प्रमोट द मिलियन रिसर्च द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी प्रमुख जो निष्कर्ष निकलता है इसमें 0 से 18 वर्ष की जो आयु के हैं इसमें से 1.77 बिलियन बच्चों के लिए पारिवारिक नगद लाभ उपलब्ध नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को एक मौलिक स्तंभ है। ठीक है, और वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी हो जाती है। लगभग 800 मिलियन बच्चे 3.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ गरीबी के बारे में बताया कि क्या है, और ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे विश्व स्तर पर सभी 2.4 मिलियन बच्चों को स्वस्थ और खुश रहने के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कितनी की? 2.4 मिलियन की। मे भी कभी अगर मूड बन गया तो पूछ लिया, लेकिन पूछने का तो है नहीं, लेकिन बता दिया है, फिर भी नॉलेज तो रखनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वीमेन बिजनेस, ठीक है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग का जो देश है ना, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं उनके द्वारा इसको भारत के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई है। तो वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 की रिपोर्ट संदर्भ में भारत है, तो ये क्या है? निम्न मध्य आय वर्ग देश है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वीमेन्स बिजनेस द लॉ रिपोर्ट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भारत इनमें से किस श्रेणी में आता है? जैसे उच्च आय वर्ग श्रेणी में है या मध्य आय वर्ग श्रेणी में, निम्न मध्य आय वर्ग श्रेणी में या निम्न आय वर्ग श्रेणी में। तो जो भारत आता है आपका निम्न मध्य आय वर्ग श्रेणी में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेन जरूरी होता है। जैसे वीमेन बिजनेस एंड द लॉ, ठीक है, WBL 2023 रिपोर्ट, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर ये वीमेन बिजनेस जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो ही याद रखना है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 की रिपोर्ट किसने जारी करी है? वर्ल्ड बैंक ने करी है, और इसके अकॉर्डिंग भारत को किस उसमें वर्ग में रखा है? तो निम्न मध्य आय वर्ग देश में रखा हुआ है भारत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या रखी थी? जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? सतत भविष्य हेतु वर्तमान में लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में एक समान भविष्य, आनुवांशिक समानता, महिलाओं के अधिकार, डिजिटल
डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम अगर पूछता है तो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट होगा क्लियर। अब देखते हैं और इसको एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट और है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 में इसको शुरुआत की गई थी। कब? 1975 में विश्व महिला दिवस के रूप में शुरुआत की थी। किसने करी थी? UN के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? तो दोहा जो राजनीतिक घोषणा थी वो सबसे कम विकसित देशों के लिए समर्पित थी। ठीक है, इसका आप देख लेते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं। जैसे दोहा राजनीतिक घोषणा के बारे में, ये अल्प विकसित देश LDC लिस्ट का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं द्वारा सदोई राजनीतिक घोषणा के अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, LDC 5 सम्मेलन में कतर में संभावना से समृद्धि तक विश्व एक साथ आयोजित किया गया था। ठीक, घोषणा के प्रमुख बिंदु है दोहा कार्य योजना को लागू करने के लिए कि दुनिया में 40 सबसे कमजोर देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 17 गोल्स रखे गए थे। इसमें 10 वर्ष से 22 से 23-31 की योजना थी। अगर SDG की पूछ लेना, SDG की अगर योजना का जो टाइम पीरियड पूछ ले तो 2022 से लेके रखेंगे तो 2031 का था। ठीक है, जिसमें सबसे कम विकसित देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम विकसित देशों में इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपका प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, तो PBT का जो उपयोग है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? प्रोटॉन बीम थेरेपी। ठीक, तो इसका जो उपयोग किया जाता है कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है ना। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है, तो एक बार नॉलेज रख लेते हैं। वैसे मोस्टली इतना डीपली नहीं पूछता है, फिर भी थोड़ा सा, जैसे अगर पूछ रहा है कि कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर के इलाज के रिलेटेड है, तो थोड़ा जानने में कोई बुरी बात नहीं है, जान सकते हैं। PBT एक प्रकार का क्या है, कैंसर उपचार, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन की किरण बीम होता है। जैसे कि आपका लेज़र बीम होता है ना, ऐसे ही आपका ये बीम होती हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर की कोशिकाओं में, जैसे क्या होता है इसमें, कैंसर में क्या होता है, देखो जैसे आपकी सेल्स हैं। ठीक है, जैसे ये सेल्स हैं, आपकी छोटी छोटी सेल्स हो गई, है ना, तो इनमें क्या है, ये बढ़ती हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, मरती हैं। तो क्या हो जाता है, जब अनवांटेड एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाती हैं, जैसे हमें ज़रूरत है इतनी सेल्स की, 3 सेल 4 सेल की ज़रूरत है, अब इसमें से हमें ज़्यादा बढ़ने लगी, 4 से 5 हो गई, 5 से 6 हो गई, ऐसे ही बढ़ने लगी, तो क्या हो जाएगा, ये सेल्स का गुच्छा बन जाता है। ठीक है, एक तरह से गुच्छा बन जाता है, जो किसी भी मसल्स के लिए लाभदायक होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तो इसको कैंसर का रूप दे देते हैं, ये अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। जैसे ये फूटता है तो इसमें से जो आपके पदार्थ निकलता है ना, वो आपके जहर का रूप धारण करता है, तो वो क्या करता है, शरीर में एकदम से निर्जीव और उसकी मृत्यु तक हो जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, कैंसर होता है। और इसको किसके द्वारा काटा जा रहा है, इसको आपका लेजर बीम के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कैंसर उपचार के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारण क्या है? जैसे अमेजन वर्षावन है, इसको पृथ्वी का हार्ट कहते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ अर्थ कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये फेफड़ा कहते हैं, सॉरी हार्ट ऑफ लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। अमेजन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। और वनोन्मूलन का जो प्राथमिक कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो वन है ना, वनों की जो कटाई की जा रही है, उसका जो प्राथमिक कारण माना जा रहा है, ठीक है, वो क्या है प्राथमिक कारण इसका? अगर प्राथमिक कारण के रूप में देखेंगे तो प्राथमिक कारण क्या आता है, प्राथमिक कारण है इसका कृषि का विस्तार। ठीक है, कृषि का विस्तार करने से क्या हो रहा है, अमेजन के जो जंगल है उनको काटा जा रहा है और ज़मीन में एक समतल ज़मीन बनाई जा रही है ताकि वहाँ पर कृषि की जाए। ठीक है, तो ये किसी भी एंगल से पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, जलवायु के अनुकूल नहीं है, तो इसलिए जलवायु भी अपना रूप दिखाएगी भाई। तो जो है वो उसके लिए अगर पृथ्वी का जो उससे संतुलन बनना है तो उसको क्यों छेड़ना है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ कृषि का विस्तार हो रहा है और अमेजन जो वर्षा बना है उनको कम किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका कृषि का विस्तार। अब यहाँ देख लेते हैं, मुख्य रूप से जैसे कृषि, विशेष रूप से पशुपालन, सोयाबीन की खेती के लिए भूमि के बड़े हिस्से का नियोजन प्रेरित, इससे वर्षा क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसने न केवल जैव विविधता की क्षति होती है, अभी तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अमेजन वर्षावन में कृषि विस्तार के पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए सतत भूमि उपयोग प्रथाएं और संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कि भूमि का अच्छे से उपयोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई कार्बन निकल रहा है, वो कार्बन को ऑब्जॉर्व कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है, प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अगर इस तरह की अगर हरकतें करेगा इंसान करेगा, ठीक है, कोई भी करे, तो उसका भुगतान तो वही भरेगा ना। तो आज भी भर रहे हैं, जैसे अब मान के चलो, अब ये सम्मेलन करते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, इससे क्या मायना रखता है, कुछ रखता है? अभी भी आपका विकास वैसे ही चल रहा है।
ठीक है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कृषि विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इंडेक्स है, ठीक है, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवाद रोध अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएसए और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसके द्वारा इसको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी किया जाता है। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसका, जैसे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023, ठीक है, किसने जारी किया है भाई, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP नामक थिंक टैंक द्वारा इसको टेररिज्म ट्रैकर के डेटा का उपयोग करके प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि भारत के बारे में पूछता है, जैसे पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आया, जहाँ 643 मौतें आतंकवाद के कारण हुई थी, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की कमी आई है। यह संख्या घटकर 6701 मौतों पर पहुँच गई, जो वर्ष 2015 से चरम से 38% थी, ठीक है। आइए देखें GTI में भारत का स्थान कितना रखा है। भारत के बारे में देखें तो भारत का 13वें स्थान पर आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। रिपोर्ट में पता चला है हम लोगों की मौतों में कमी बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है, अधिक, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या रखना है भाई, भारत का कितना है, 13वीं रैंक है भारत की, ठीक है। कितनी है, 13वीं रैंक आती है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंडेक्स 2023 में, ठीक है। ये कौन सा आपका 2023 का है, ठीक है, 2023 का। और किसके द्वारा जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जो लास्ट में पीस है ना, ये देख लो और लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की थी। ये जैसे जस्टिस है उसमें शीर्ष रैंक किसने हासिल की थी, तो कर्नाटक। और अगर आपका डेटा देखेंगे 2023 का भी देखेंगे तो भी आपको कर्नाटक आपका पहले स्थान पर आता है। तो अब यहाँ से इसके स्थान देख लेते हैं कौन कौन से किस स्थान पर आता है। अब देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की थी, जिसमें रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष वाला स्थान प्राप्त किया है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि कर्नाटक का पहला स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, ठीक है। और तमिलनाडु का आपका दूसरा स्थान आता है, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे नीचे 18वें स्थान पर आता है, ठीक है। और यूपी, अब यहाँ देख लेते हैं KR कर्नाटक आपका पहला आता है, TM तमिलनाडु आपका दूसरा आता है, TEG तेलंगाना आपका तीसरा आता है। और अगर लास्ट का पूछा है तो यूपी का कितना है, 18वां स्थान है सबसे लास्ट का, ठीक है। यूपी लास्ट में स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। टेम्पो मिशन किसने लॉन्च किया है, भाई नासा ने जारी किया है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे तो इसका एक्सप्लेन यहाँ देखते हैं क्या है 22 टेम्पो की जो फुल फॉर्म क्या है आपकी, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन, ठीक है। क्या है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन मिशन, ठीक है। इसको नासा के एक उपकरण है, नासा का एक उपकरण, मतलब कि ये उपकरण है किसका, नासा का, ठीक है, उपकरण है ना। और इसको लॉन्च किया है नासा के द्वारा, ठीक है। अंतरिक्ष अमेरिकी में वायु प्रदूषण का पता लगाता है। जैसे ये क्या है, अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगाता है। ये क्या है भाई, वायु प्रदूषण का पता लगाने वाला यंत्र है, किसका है, अमेरिका का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का, जो क्या करता है आपके अंतरिक्ष से क्या करेगा, जो अमेरिका है उसके वायु प्रदूषण का जो पता लगाता है। इसे फ्लोरिडा से स्पेस ऑफ फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। जो फाल्कन 9 रॉकेट है ना, ये आपकी एलन मस्क वाली कंपनी स्पेस एक्स की है, ठीक है। उसके द्वारा ये सबसे पावरफुल रॉकेट है उनकी, स्पेस एक्स वालों की, जो आपके एलन मस्क है, ठीक। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्पो जो मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका जो कार्य है वो क्या है, वायु गुणवत्ता, वायु प्रदूषण के बारे में पता लगाना है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ऊपर से लगाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मणिरत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। किसको दी गई है, उद्यम के रूप में मान्यता, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपका क्या मिला है, मणिरत्न श्रेणी 1 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। सिर्फ इसको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, इसमें से कुछ और पढ़ने लायक है नहीं, आपको जानने लायक। क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, यह संबंधित है। जो कम्बम अंगूर है ना, किससे संबंधित है भाई, ये तमिलनाडु से संबंधित है, कम्बम अंगूर,
ठीक है। एक अंगूर की प्रजाति है कम्बम अंगूर, जो कि आपके तमिलनाडु में होता है और इसका जीआई टैग मिला गया है हाल ही में, ठीक है। तो सिर्फ इसमें से क्या याद रखना है भाई, ये देखो हम बता देते हैं इसमें क्या याद रखना है। जैसे तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध कम्बम पनीर थ्रोचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ये याद रखना कम्बम पनीर थ्रोचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में जाना जाता है, इसको भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कम्बम अंगूर कहाँ से जीआई टैग मिला है हाल ही में, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछ ले कि ये आपका पूरी घाट पर पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बम घाटी को दक्षिणी भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है। और अगर अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है तो कम्बम अंगूर ये तमिलनाडु के रूप में ये इसको जाना जाता है। पनीर थ्रोचाई खेती की जाती है इसमें। अब पनीर थ्रोचाई पूछ ले तो पनीर वो वाला पनीर नहीं भाई, दूध से फटा हुआ पनीर बनाते हैं, वो नहीं है, ये आपका अंगूर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ का पड़ता है, आपका तमिलनाडु का। यह किसमें, जिसे मस्कट हैम्बर्ग के रूप में भी जाना जाता है, अपनी त्वरित वृद्धि और जल्दी परिपक्वता हेतु लोकप्रिय, साथ ही फसल लगभग पूरे वर्ष बाजार में उपलब्ध रहती है। पनीर अंगूर पहली बार 1832 में फ्रांसीसी पुर्तगाली द्वारा तमिलनाडु में लगाए गए थे, ठीक है। और इसको पहली बार लगाया भी तमिलनाडु में गया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगर हर साल क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 5 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भारत ने 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया, जो 1919 में मुंबई में लंदन तक पहले भारतीय वाणिज्यिक पोत एसएस लॉयल्टी को की पहली यात्रा की याद में याद दिलाता है, उसकी याद में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप है जिसे हिकिकोमारी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हिकिकोमारी। हिकिकोमारी क्या है, कहा जाता है, ठीक है। इसको निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है, हिकिकोमारी किस देश में प्रचलित है, आपके जापान में प्रचलित है। अब इसके बारे में देख लेते हैं हिकिकोमारी है क्या चीज़। हिकिकोमोरी शब्द है जो जापान में 1990 के दशक में उन युवा वयस्कों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो समाज से अलग हो गए थे, ठीक है। जो समाज से अलग हो गए थे उनके लिए इस हिकिकोमोरी शब्द का प्रयोग किया गया था जापान के द्वारा, ठीक है। और लंबे समय तक अपने घरों में अलग थलग रहे। जापान में अनुमानित 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोग अलगाव में रह रहे हैं, जिसे हिकिकोमारी रूप से जाना जाता है, जिसे कारण वे सामाजिक संपर्क से बचते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के विषय में चिंताएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो हिकिकोमारी क्या है भाई, हिकिकोमारी आपका जो एक गंभीर सामाजिक अलगाव की बीमारी है, ठीक है। इसमें सिंपल सा मैं आपको समझा दूँ, सिंपल अगर मेथड में समझाऊँ कि ये आपका एक कर्मचारी है, ठीक है, और ये अपने परिवार से क्या दूर रह रहा है किसी काम के वश में, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक अलगाव का एक रूप मान लेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि ये मतलब उससे कट जाते हैं पूर्ण रूप से, कि ये पूरा का पूरा जो फोकस रखते हैं आपके कामकाज से ही मतलब रखते हैं और किसी भी सामाजिक परिस्थिति में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस गंभीर सामाजिक अलगाव के रूप में इसको हिकिकोमारी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ भी इसमें है नहीं इसमें, तो जापान इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि गंभीर सामाजिक अलगाव का रूप जो है हिकिकोमारी कहा जाता है, जापान में कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ भी सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। जो बैसाखी महोत्सव है ना, उसका जो आयोजन किया गया था 2023 का, वो कहाँ किया गया था, आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ किया गया आपका, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होता है, जम्मू कश्मीर में किया गया था। अब इसके एडिशनल इसकी विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। जैसे डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन निदेशालय द्वारा 13 से 15 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। जम्मू ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर मुंबार मंडी परिसर तक एक भव्य सांस्कृतिक जुलूस शोध यात्रा का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या क्या पॉइंट निकालने हैं, अब ये पॉइंट अब देखो मैं बताता हूँ। तो जैसे बैसाखी महोत्सव 2023 कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। अब यहाँ से ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, सब निश्चित हो गया भाई, हमने ये पढ़ रहा है बैसाखी महोत्सव कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर होता है। अब इसका एक और पार्ट है, ठीक है, जो हमारी नज़रों से निकल रहा है, लेकिन हम उसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाला देखो, ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से है ना, तो ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको याद रखना है। महाराज सिंह पार्क में और महाराज हरी सिंह पार्क को आपको पता ही है, पतंगबाजी महोत्सव मनाया जाता है और कनक मंडी को पारंपरिक टोंगा बांगी सवारी को पुनर्जीवित किया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें इतना याद है, एक टोंगा बांगी सवारी जो है आपकी किससे रिलेटेड है, आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, ठीक, जिससे यह पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। यह इसका डेटा दे रखा है।
तो ये भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र जैसे चलता है, देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका और ये शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। ठीक है, तो गिरावट ना आगे क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, जो गंगा के जो मैदानी इलाके हैं ना, उनमें क्या हुआ है, इसमें बढ़ोतरी हुई है बाघों की संख्या में। ठीक है, और यह भारत की, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गिरावट नहीं, गिरावट नहीं है, कमी नहीं आई है, वृद्धि हुई है। 5वां चक्र है जैसे चलता है, देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देख रहे हैं, भारत प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की गणना 2022 में 5वें चक्र के आंकड़े को जारी किए गए, जिसे पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया है। अगर ये पूछ लेता है बाघों की जो वृद्धि है, ठीक है, पर 4 वर्षों में जो वृद्धि देखी गई है वो कितने प्रतिशत से दिखी है, 6.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाघों की गणना में भारत के 20 राज्यों के वन्य आवासों को शामिल किया गया है। जैसे बाघों की गणना की गई है, उसमें भारत के 20 राज्यों और वन्य आवासों को शामिल किया गया है, और 32,588 स्थानों में कैमरे लगाए गए। ये इतना नहीं है, याद रखना है, हमें याद रखना है। जैसे 2018 से 2022 तक बाघों की, इसको 4 साल, देखो सबसे बड़ी बात है, इसको 4 साल में वो किया जाता है। इसकी जनसंख्या की जो गणना की जाती है वो हर 4 साल बाद की जाती है। ठीक है, तो जो इससे पहले हुई थी 2018 में हुई थी, फिर 4 साल बाद, देखो 4 साल हो गए, तो 2022 में हो गई, अब 2022 में हो गई, अब क्या वो है 2022 से अब 2026 में इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो अभी तक इसके जो डेटा रहेगा वो 2022 का ही रहेगा, है ना। तो 2018-2022 बाघों की संख्या में जैसे 200 की वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 है, जो 2000 में कितनी थी, 2018 में थी आपकी 2967 थी, और जो 2022 में कितनी हो गई, 3167 हो गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि 3167, और दे रखी है कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 3167 है, 3267 है, 2900, 3000 है। तो ये ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3167 बाघ हैं जो 2022 रिपोर्ट के अनुसार, है ना। और 2014 से 18 के दौरान इनकी वृद्धि देखेंगे तो 33% की वृद्धि हुई है इसमें, और 18 से 22 के दौरान की वृद्धि देखेंगे तो 6.7% की है। ये हमें याद रखनी है। 2018 से 2022 के बीच में जो बाघों में वृद्धि देखी गई है वो कितने प्रतिशत है, तो आपका 6.7% है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। अब ये देखो, यहाँ पे जो बढ़ोतरी में देखेंगे तो शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट हुई है। तो कहाँ कहाँ हुई है आपकी, झारखंड में हुई है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ पर बाघों की संख्या में वृद्धि को घटी गई है। जबकि आपकी जो हिमालय शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बाघों की संख्या में बढ़ोतरी है। नवीनतम विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कमी आई है। वायनाड, बिलिंगरी पहाड़ियों के काफ़ी गिरावट देखी गई है ना। अब ये होगा आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखो टाइम तो लग रहा है मानता हूँ, लेकिन आपको समझा ऐसे देंगे, अच्छे से देखेंगे, और प्लीज़ इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ताकि आप ये भी है, देखो अगर कोई बंदा अगर मेहनत करता है तो थोड़ा सा उसको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें दोस्तों, ताकि और भी इस तरह के आपके नेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो भी हम कंप्लीट करा दें आपको। इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं है, बस बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। और इसे देखो, अभी हम आपको नॉलेज दे दें, जैसे कि हमारा जो कोर्स है ना वो भी हम तैयार करा रहे हैं, और उसको ऐसे इस तरह से मजबूत करेंगे ना कि आप 1 से 2 बार अगर उसको रिवाइज कर लो तो कोई भी टेस्ट आपका कंप्लीट रह जाएगा। कोई भी टेस्ट में आप जीएस में फेल नहीं हो सकते, इतनी गारंटी दे रहे हैं। और मैथ में भी हमारे पास अच्छे टीचर हैं, उसको भी हम जैसे ही पेपर एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो उनको भी हम साथ में लेके आएंगे, वो भी पूर्ण रूप से बैच चलाएंगे। तो प्लीज़ इसको अगर आप सहयोग करेंगे तो ये चैनल बढ़ जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में किस देश में, ठीक है, ये आता है आपका, भारत में किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, कब शुरू किया गया था, ऑपरेशन कावेरी किस देश में और किस देश में शुरू किया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूडान। सूडान में क्या है, तख्ता पलट वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें मतलब उथल पुथल की वो चल रही थी संभावना, तो इसके लिए भारतीय जो फंसे हुए थे वहाँ पर उनको बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जो उनको सुरक्षित भारत में ला गया था। ठीक है, तो जो ये वाला आपका और एक बार एक्सप्लेन कर दें। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और प्रतिद्वंद अर्धसैनिक बलों के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहाँ जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखो अभी हाल ही में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जैसे सूडान है आपका, सूडान है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के कई ऐसे राज्य वो स्टेट हैं जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या है आपका तख्ता पलट, सैन्य विद्रोह वगैरह चलते रहते हैं। तो ये क्या है आपके अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं,
है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कंट्री है जो अनस्टेबल कंट्री के रूप में अभी हाल ही में जानी जा रही हैं। तो इस सूडान भी था आपका, इसराइल फिलिस्तीन इसराइल था, ठीक है, यूक्रेन था। तो ऑप्शन में दे रखे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और इस तरह से बना भी सकता है भाई, पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, यूपीएससी का छोटा भाई, तो वो भी बना सकता है। अगर यूपीएससी बना रहा है तो वो भी बना सकता है। हो सकता है कि कॉपी करके ही रख दें, ठीक है, कई सवाल ऐसे हैं जो कॉपी करके रख देते हैं यूपीएससी में, ठीक। तो कुछ अब देखते हैं इसमें से थोड़ा सा आपकी मैप के माध्यम से आपको समझा देते हैं इसमें क्या दे रखा है। जैसे भारत में लेके आए थे, और ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के छद्दो सुमेधा एक गुप्त अपतटीय बस्ती पोत और जेद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना C-1306 में विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल की थी। सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से लगभग 1200 भारतीयों को समुदाय वहाँ पर बसा हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, अगर सूडान की स्थिति देख रहे हैं तो सूडान की स्थिति ये आ जाती है, ठीक है। और ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगर पूछ ले क्वेश्चन में पूछ ले कि सूडान एक स्टेटमेंट दे दे कि जो दक्षिण भारत का जो सूडान है हाल ही में उसमें तख्तापलट और सैन्य विद्रोह देखे गए हैं, वो एक लैंड लॉक कंट्री है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सूडान जो है आपका रेड सी से लगा हुआ है, ठीक है। किससे लगा है, रेड सी से लगा हुआ है, अब देख लो, ठीक है। और ये अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर पूछ लेता है कि ये कर्क आपके जो विषुवत रेखा है, आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन और आपके कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये बीच में ही पड़ता है। देखो यहाँ से ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और सूडान का पड़ रहा है आपका बीच में, न तो कर्क रेखा इसको काट रही है और न ही आपको भूमध्य रेखा इसको काट रही है, ठीक है। लेकिन इसका अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें तो जो आपकी कर्क रेखा है इसके समीप से गुजर रही है, ठीक है, समीप से गुजर रही है। अगर ये दोनों में से पूछ रहे कि भूमध्य रेखा सूडान के सबसे नज़दीक से गुजरी हुई है, तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, दूर से। और लेक जो विक्टोरिया दिख रही है ना, विक्टोरिया से होके जा रही है आपकी क्या, भूमध्य रेखा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया कि अगर यहाँ से भी पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा लेक विक्टोरिया से होकर निकलती है, ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, और सूडान से नहीं जाती है। ये आपका 29वां क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई थी। जो विकास रिपोर्ट है ना, विश्व विकास रिपोर्ट, तो कब जारी की थी, किसने जारी की थी, तो इसको विश्व विकास बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती है। ये देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती है। विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 की जारी किया था। तो ये वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, 2023 की रिपोर्ट है, और जिसको कौन जारी करता है, आपका विश्व बैंक द्वारा इसको जारी करता है, ठीक। इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की जो आय ना 120% की वृद्धि हो सकती है। जैसे कि दूसरे देश में जाते हैं ना भारत के लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब करने के लिए, तो उसमें जो वृद्धि हो सकती है वो 120% की हो सकती है। आय में वृद्धि देंगे तो अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में लगभग 500% की वृद्धि की गई है। इसके बाद देखें तो संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 300% की वृद्धि देखने को मिली है। जैसे भारत के लोग हैं ना प्रवासन करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर जो उनकी आय में वृद्धि देखी गई, जैसे अमेरिका पहले नंबर पर रखा है, ठीक है, तो कितने परसेंट है, 120% है। जबकि यूएई के देखें तो 500% की वृद्धि देखी गई है आय नागरिकों में, ठीक है, जो नागरिकों की आय है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सिर्फ हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या रखना है, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी है भाई, इसकी जो रिपोर्ट जारी करी है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और इसमें जब सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई है तो आपकी यूएई में 500% और आपका अमेरिका में 150% के समथिंग रही थी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चला गया है जो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है, तो इसकी जो समय अवधि क्या रखी गई है, समय अवधि आपकी 23 से 27 22 से 23 से 31 के समथिंग रखी गई है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसका यहाँ, ठीक। तो जैसे 31 वाला है तो 23 से 31 की इसकी सीमा रखी गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो समय सीमा है वो अवधि है वो 2023 से लेकर 2031 की है। अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए सहायता के लिए भारत सरकार की अनुवादित है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये किसके आते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2023 से 31 के लिए योजनाबद्ध मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी क्यूटी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास प्राधिकरण करना इसको शामिल किया गया है। तो पहला इसका राइट आंसर होगा। इस मिशन में लॉन्च के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाले 7वां देश बना है, ठीक है। भारत समर्पित क्वांटम मिशन के रूप में कितना कौन सा देश बना है भाई, 7वां देश बना है चीन के बाद। 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस को मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार विश्व विरासत दिवस के बारे में देख लेते हैं। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आईकोमॉस द्वारा 18 अप्रैल को
स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जा रहा है भाई? 1982 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये किसके द्वारा परिषद है, कौन सी? ICOMOS को जारी करता है हर साल, ठीक है। वर्ष 2023 का अगर विषय देखें, इसकी जो थीम रखी गई थी वो 2023 की, वर्ष 2023 की जो थीम है वो विरासत परिवर्तन इसकी थीम रखी है, जो जलवायु कार्रवाई के सांस्कृतिक विरासत की भूमिका कमजोर समुदाय को की रक्षा में इसके महत्वपूर्ण केंद्र पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, विश्व विरासत जो दिवस है वो मनाया जाता है भाई 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1982 से इसको मनाया जा रहा है। इसको जारी कौन करता है? ICOMOS इसको जारी कर देता है, ठीक है। और इसकी 2023 का रिपोर्ट है। 2023 की जो आपकी थीम रखी थी वो क्या रखी गई थी? विरासत परिवर्तन। क्या रखी थी? विरासत परिवर्तन इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना, ठीक है। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सर्वाधिक देखी गई है? तो जल निकायों की जो संख्या सर्वाधिक है वो आपकी पश्चिम बंगाल में आती है, ठीक है। कहाँ पे आती है? पश्चिम बंगाल में आती है। राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसके और भी एडिशनल, देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 32, उसमें दे थे अप्रैल 2023 से भारत में 40 UNESCO विश्व धरोहर स्थल हैं, जो विश्व में छठे सबसे बड़े संख्या स्थलों को वाला देश बनता है। 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सी आपकी? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। भारत की प्रथम जल निकाय या जल निकास जनगणना है, इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी करता है, ठीक है। तो किसने जारी करा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जारी करता है और प्रतिदिन और ग्रामीण एवं शहरी के बीच असमानता और अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों को उजागर करता है। जनगणना में देश भर में कुल 24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है 7.47 लाख और सबसे अंतिम स्थान पर देखें तो 134वें स्थान पर पता है आपका सिक्किम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकाय की संख्या है। और जो इसके जल निकायों को जो जनगणना की जा रही है, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना की जा रही है वो किसके? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत रखा हुआ है। जैसे वाटर कंट्री देखें, वाटर बॉडी काउंट देखें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है आपका, पश्चिम बंगाल WB फर्स्ट, और सेकंड पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। UP थर्ड सेकंड पे आता है। क्वेश्चन अब पेपर भी UP PCS का है, तो इस तरह के सवाल तो आने लाजमी है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रख देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ये भाई, 99% क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। तो यहाँ से ये पूछ लेगा, रैंक पूछ लेगा इसकी सर्वाधिक किसकी है या उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा था आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा था आपका आंध्र प्रदेश AP और चौथा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये याद रखना है उड़ीसा। तो पहला कौन सा होगा आपका? पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश होगा, तीसरा होगा आंध्र प्रदेश और चौथा होगा उड़ीसा, ठीक है। तो वाटर बॉडी काउंट करेंगे तो पहला सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और चौथा हो जाता है जबकि आपका उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि पुष्करुल महोत्सव 2023, देखो पुष्करुल महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है भाई? तो ये वाराणसी में मनाया गया है पुष्करुल महोत्सव, ठीक है। कहाँ बनाया है? वाराणसी में बनाया है पुष्करुल महोत्सव ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाराणसी पुष्करुल महोत्सव बनाया है। पुष्करुल जो पुरुषरालु उत्सव महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाने वाला 12 दिवसीय त्यौहार है। कितने दिन तक चलता है ये? 12 दिन का चलता है, ठीक है, 12 दिन, है ना। और यह त्यौहार पुष्कराल तेलुगु में पुष्कर या पुष्करा के नाम से जाना जाता है। यह देश ऐसा त्यौहार है जो ग्रह गोचर के विश्व समागम के कारण प्रत्येक 12 साल में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नंदा और एक राशि से जुड़ी एक त्यौहार तब तक शुरू होता है जब बृहस्पति एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है जो पुष्करुल जो महोत्सव है 2023 को कब जारी किया था, कहाँ से जारी किया था? तो वाराणसी में जारी किया है, बस इतना याद रखना है इसको, ठीक। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं इसमें, इसके 12 साल में आता है, ठीक है, इसको 12 साल में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहती है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया? तो उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जिनमें इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रयास किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इंडिया 100 फूड इनिशिएटिव, क्या चीज़ है भाई? भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसके साथ समझदारी में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत है? आपका स्वास्थ्य परिवार और दूसरा आया था आपका सूक्ष्म लघु मामले के मंत्रालय, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके खाद्य उद्योग में संरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणाम में सुधार लाना। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है कि मंत्रालय इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव किसने रखा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और इसको जारी किया गया था हेल्थ स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय दोनों के द्वारा इसको जारी किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करा के सभी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भी सभी पोर्टल हैं उनके बारे में विचार करना है। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। या इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान करना और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथी पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? साथी पोर्टल आपका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट आपको ये यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इसके सही आंसर है। इसका जो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान करना और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, दोनों 1 और 2 हो जाएंगे। जैसे अब ये देखो यहाँ से सारथी पोर्टल। ठीक है, सारथी पोर्टल भारत के बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान, बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु साथ ही बीज प्रोबेबिलिटी प्रमाणीकरण समग्र सूचना मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC में सहयोग में उत्तम बीज, समृद्ध किसान और थीम के साथ विकसित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों इसके सही हो गए। 37 देखते हैं, 37 क्या कहता है? तो खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू संबंधित किससे है? अब जो खबरों में हाल ही में चल रही है मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है? जापान से है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मोंटेवीडियो मारू क्या है? एक जापानी व्यापारी जहाज था। मोंटेवीडियो क्या है? एक जापानी जहाज था, व्यापारिक जानी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय डूब गया था। ठीक है, तो ये डूब गया था इसी समय। तो हाल ही में इसे दक्षिण चीन सागर में 4000 मीटर से 13,000 फीट से अधिक की गहराई पर फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर खोजा गया था। इससे अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएन स्टार्स ने डुबो दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाला है जो जहाज मोंटेवीडियो मारू का संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? किंगडम, यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर होगा। इन्हें नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है उत्तर आपका यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, और कुछ यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये क्या है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल मिशन से संबंधित क्या कहता है कि अरे देखो, हाल ही में भारत ने यूके विज्ञान नवाचार परिषद की बैठक में भारत और यूके ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई थी। इन देशों के बीच हितधारक और कुछ फोकस क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मंथन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें याद कुछ रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो निम्नलिखित देश हैं जिन्होंने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस देश ने करी है। ठीक है, तो ये याद रखना, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो ये होगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन के पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई ये क्या हो जाएगा? USA अमेरिका साथ में किए हुए हैं। ठीक, 39 का ए इसका राइट आंसर है। जैसे मार्च 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5वें भारत अमेरिकी वाणिज्यिक वार्ता 23 में दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें से यही याद रखना है कि जो मार्च 2023 में जो भारत ने देश में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो USA के साथ में करा हुआ है। ठीक है, इसके साथ USA के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ ना, इसमें दे रखा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? भारत में कौन सी रेशे वाली फसल उगाई जाती है? एक तो हो गया आपकी जूट और प्राकृतिक रेशम ना, प्राकृतिक रेशम, जूट और हो गया आपका कपास। ठीक है, तो मोटे अनाज कोई रेशेदार फसल नहीं होती है, तो कपास होता है, रेशम होता है और जूट होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 41 का ना। क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं लिखना, बस इतना याद रखो जैसे कि आपका जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संशोधन PRI के सार्वजनिक बनाया गया था। इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 का कहना है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इस संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वितीय वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, या ऐसे कहा गया है कि भारत के 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर होता है? इसका मुझे लगता है कि 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 42। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42 को ए नहीं, दो इसके राइट आंसर होंगे। जैसे अब देखो डी इसका राइट आंसर होगा। अभी वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। उनमें कहा गया है कि भारतवर्ष 2023 के मध्य में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आर्थिक वाला देश बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 43 पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर जल्दी से निपटाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस तरंगें और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं? तो तीनों से कौन गुजरती है? ठोस से भी गुजर जाती है आपकी, तरल से भी गुजर जाती है और गैस से भी निकल जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से भूकंप तरंगें ठोस तरल और गैसीय पदार्थों से होकर निकलती हैं, तो ये आपकी पी तरंगें। पी तरंगें तीनों माध्यम से निकल सकती हैं, जबकि एस तरंगें आपके ठोस और गैस में से निकलती है, द्रव से नहीं निकलती है, लिक्विड से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये हो गया आपका भूकंप तरंगें ठोस तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सी आपकी पी तरंगें हैं, तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी भूआकृतियों में से एक बड़े गुंबद आकार का होता है, जो जिससे अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। इसका अगर आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, तो जो अधिक गहराई पर स्थित हो उसे क्या कहेंगे भाई? लेकोलिथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लेकोलिथ कहते हैं। लेकोलिथ बोलते हैं। अब देखो इसकी जो आकृति होती है, अब देखो बैथोलिथ किसे बोलते हैं? अभी इसको एक बार समझ लो क्या कहते हैं इसको, बैथोलिथ। अब देखो बैथोलिथ है, इसकी जो आकृति पूछा है, जैसे मैग्नेटिक सामग्री एक से बड़ा पिंड जो भूप्रकृति की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है। वे सतह पर सभी प्रकट होते हैं जब अनाच्छादित प्रकृति के रूप में पता होता है। ये कैसे हो जाता है? अगर बैथोलिथ की बात करता है, इसकी याद करता है, तो ये इस तरह का गुंबद के आकार का हो जाता है ऊपर। ठीक है, और एक पाइप के थ्रू ये जुड़ा होता है, तो ये क्या होगा? एक गुंबद की तरह हो गया, और इसको कहते हैं लेकोलिथ कहते हैं। अगर लेकोलिथ की बात करें, ये बड़े गुंबद के आकार का के अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, जिनका आधार समतल होता है। ठीक है, एक और जो लेकोलिथ होते हैं इनका जो आधार होता है वो ऐसे करके समतल होता है। ठीक है, ये भी पृथ्वी के अंदर की सारी संरचना पृथ्वी के अंदर की है। ठीक है, नली से और डाई की बात करें, लावा दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। जब लावा होता है ना, दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाई। अगर लेपोलिथ की बात करें, जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसका एक भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, और यदि एक तस्तरी के आकार में विकसित होता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? ये आपका ज्योग्राफी वाला सेशन है शायद ये। इसमें तो अब विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। जैसे अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। ठीक है, अपसारी क्या होता है? ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती होती हैं। जैसे ये प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, है ना, तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो बीच में क्या होगा? एक रिफ्ट सा खाली जगह हो जाएगी, तो दोनों क्या हो रही हैं? एक दूसरे जा रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी सीमाएं कहते हैं।
अभिसारी सीमा कहते हैं जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, टकराती हैं। ये क्या कर रही हैं, दोनों आपस से दूर जा रही हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया इनको, दोबारा घाटियों का स्थल है। और कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैन एंड्रियास आपकी फॉल्ट अभिसमय। और देखो इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ जो अभिसारित परिसीमा है ना, इसका निर्माण तब होता है जब विवर्तन की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। अभिसारी की बात कर रहा हूँ, जब एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है और बीच में टकरा गई, तब इनका क्या होता है, तब इनका निर्माण होता है और इन्हें विनाशकारी सीमा के रूप में भी जाना जाता है। जब दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ टकरा लो, अगर मान के चलो मोबाइल से मोबाइल टकराएंगे तो कोई ना कोई डैमेज तो मोबाइल में आएगा ही। एक दूसरे के में कार से कार टकराती है तो दोनों में डैमेज आता है, ठीक है। तो अभिसारी संबंधित है आपकी टकराव से, तो अब दोनों प्लेटें एक आमने सामने आ रही हैं तो अभिसारी की स्थिति आती है ना। अब अपसारी की पूछें तो इसका निर्माण विवर्ती प्लेट के एक दूसरे से अलग होती हैं। जब एक प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं तो अपसारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना और नहीं होती है और इन्हें रचनात्मक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये रचनात्मक प्लेटों के रूप में जाना जाता है, ये विध्वंसक के रूप में जाती है रचनात्मक। जैसे आपका आपका अटलांटिक रिक देखा होगा, कटक देखा है ना, उसी का जैसे कि अपसारी सीमा है, वहाँ पर दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहाँ बीच में जब लावा बाहर निकलता है तो ठंडा होता जाता है और यहाँ पर क्या है, एक रिफ्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर रूपांतर परिसीमा देख लेते हैं। रूपांतर परिसीमा में क्या होता है, जैसे प्लेटें एक दूसरे से साइड से निकल जाती हैं, इसमें ना तो कुछ बदला होता है ना कुछ होता है, ठीक है, ना डिस्ट्रॉय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का एक राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है। ध्रुवीय पलायन वेग का संबंध किससे है, तो ये पृथ्वी परिभ्रमण से है, ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण से है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये पृथ्वी है आपकी, है ना, और पृथ्वी यहाँ से क्या हमने एक रॉकेट भेजा और उपग्रह भेजा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, वो स्थापित होगा। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से गिरेगा नहीं, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं है तो ये क्या करेगा, ये साथ में इसकी ग्रेविटी के साथ में ये घूमता रहेगा जैसे चंद्रमा घूमता हुआ है। अब उसी पलायन वेग को क्या कहते हैं, पृथ्वी का बाल भ्रमण कहते हैं, ठीक है, परिभ्रमण कह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका चुंबकीय ध्रुवीय क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भूपर्वती के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आयु क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे भूपर्वती के जो प्रमुख तत्व है ना, उनके भार के अनुसार आयु क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी देखा तो इसमें मैं बता नहीं सकता, देखिए बता पाऊंगा। भूपर्वती के तत्व उनके भार के अनुसार आयु क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोग्य क्रम में व्यवस्थित करने हैं तो सबसे पहले पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम, सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 48 क्या है, यह एक वैज्ञानिक है जो चट्टानों की, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना और संरचना, सामाजिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है, के रूप में, और इसको किस रूप में जाना जाता है, पेट्रोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जीवाश्मिक या खनिज विज्ञान, ठीक। इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेट्रोलॉजी क्यों बोलते हैं इसको, ये भी देख लेते हैं। खनिज विज्ञान, ठीक है, खनिज विज्ञान यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान है जो खनिजों के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें अनेक भौतिक गुणों और रासायनिक संरचना, आंतरिक पृष्ठीय संरचना, प्रकृति में घटना और विवरण के गठन की भौतिक रासायनिक स्थिति में संदर्भ में उनको उत्पत्ति शामिल होती हैं, ठीक। जैसे यहाँ पेट्रोलॉजी के बारे में दे रखा है, तो पेट्रोलॉजी का यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, सामाजिक संरचना, वर्गीकरण से संबंधित है। तो क्या नाम दिया गया इसको, पेट्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पहाड़ों की घटना, सम्मान मिलना, वर्गीकरण, रासायनिक वर्णन, खनिज के बारे में होता है, तो पेट्रोलॉजी की इसकी संरचना के बारे में बताता है। अगर कोशिका विज्ञान की बात करें तो कोशिकाओं की कोशिका संरचना और परिस्थिति अध्ययन के विषय में असमानता होती है, तो कोशिकाओं के निदान के लिए किया जाता है कोशिका विज्ञान। और जीवाश्म विज्ञान आपको पता ही है क्या कहते हैं, क्यों उसको किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं, 49 में दे रखे हैं आपके निम्नलिखित में से किस समुद्र को कोई तटरेखा नहीं है। अब ये इसका राइट आंसर होगा सार्गेसो सागर है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी तटरेखा नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और इसी के अंदर आपका सार्गेसो सागर है, ठीक है। और ये आपकी ड्रिफ्ट वैलियों से बनता है, जैसे धारा होती है ना, जल धारा, उनके थ्रू यहाँ से गल्फ स्ट्रीम निकलती है, गरम है किनारे की धारा यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये अलास्का की धारा यहाँ से निकल के आती है, तो क्या होता है, ये वाला आपका क्षेत्र हो जाता है ना, यहाँ पे आपके सार्गेसो सागर होता है। और ये ठंडे और गर्म का क्षेत्र होता है, जहाँ जो मछलियाँ होती हैं वो अधिक स्थिति में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मछलियों के लिए सूटेबल होता है और रुकना, और जो मछुआरे होते हैं उनको ये वाला स्थान बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ एकत्रित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगर प्रशांत महासागर से संबंधित कौन सी धारा है यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा आपके राइट आंसर हो जाएगा क्रोशियो की धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। अब थोड़ा सा छूट गया था 49 वाले में, हमने वो नहीं देखा था, एक्सप्लेन नहीं करा था, तो उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे ओस्टक सागर है ना, ओस्टक सागर आपका पूर्व रूस के कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व से कुरिल द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम में जापान के होक्काइडो द्वीप से दक्षिण पश्चिम में संखाली रूप से उत्तर में पश्चिम एवं रूस के पूर्वी तट से घिरा हुआ है। मतलब ओस्टक सागर है ना, वो इधर पड़ता है आपका, जैसे प्रशांत महासागर में पड़ता है आपका ओस्टक सागर। जैसे रूस का ये वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी वाला क्षेत्र यहाँ पड़ता है, जापान का एक कुरिल द्वीप है यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है ओस्टक है ना। इसको मैप में दिखा दूंगा मैं एक बार, जब मैप की क्लास लूँगा ना, तो उसमें आपको सारी सागर के बारे में बता दूंगा कि ये वाला सागर इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, इसकी सीमा कहाँ तक लगी हुई है। अब ये देखो टर्शियन आपका टायरियन है, ठीक है, टायरियन सागर कहाँ पर स्थित है, या भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा सीमांत सागर है, जो मुख्य भूमि इटली के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब ये देखो ये आपका इटली है, ठीक है, इटली ऐसे ही तो निकला हुआ है, इटली जैसा निकला हुआ है, और यहाँ पर आपका ये पड़ता है, ठीक है, टारिशियन सागर यहाँ पड़ता है, ठीक। तो ये आपके इटली के पश्चिम में, सॉरी इटली के पश्चिम में है ये, ठीक। तो ये आपका इटली हो गया, इटली, और यहाँ पे पड़ता है ये टर्शियन सागर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब भूमध्य सागर आपको पता ही है, ये पता है सागर, सागर मैंने आपको पता थी अमेरिका के अंतर्गत आता है, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। अब 50 का सी ना, तो 50 का क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा क्रोशियो की धारा आपकी महासागरीय धारा प्रशांत से संबंधित है, ठीक है। तो क्रोशियो की धारा। अब मोजाम्बिक की धारा के बारे में बात कर लें तो हिंद महासागर में पड़ती है। मोजाम्बिक की धारा कहाँ है, हिंद महासागर में, एक गर्म सतही जलधारा होती है। तो मोजाम्बिक की धारा कहाँ पड़ती है, हिंद महासागर में, ठीक है। ये कहाँ है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर। और कैसी है इसकी प्रवृत्ति, कैसी है, गर्म, ठीक है, गर्म है इसकी। और फिर आता है आपका अग्लोहास। अग्लोहास की बात करें तो अग्लोहास आता है आपका अग्लोहास धारा, ठीक है। और अग्लोहास धारा कहाँ पड़ती है आपकी, अग्लोहास धारा हिंद प्रयास में ही पड़ती है, कहाँ, हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में ही है और स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊर्जावान महासागरीय धारा प्रणाली में से एक है, ठीक है। और फिर आता है आपका क्रोशिया। क्रोशिया की धारा, क्रोशिया उत्तरी प्रशांत महासागर के बेसिन के पश्चिम में पड़ती है ना, ये कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर में, उत्तर नॉर्थ प्रशांत में, ठीक है, नॉर्थ प्रशांत महासागर में पड़ती है क्रोशिया की धारा। और ये कैसी जल धारा है आपकी, गर्म धारा है, कैसी है, गर्म, ठीक है, ये भी आपकी गर्म है क्रोशिया की धारा। अब फॉकलैंड की बात करें तो फॉकलैंड आपका ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका के नीचे, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप नाम से भी जाना जाता है। और ये ठंडे पानी की धारा होती है, ये कैसी है, ठंडे पानी की है, ठीक है। अब यहाँ देखो जोम्बा की धारा आपकी हिंद महासागर में गर्म की है, अग्लोहास की हिंद महासागर में गर्म की है, क्रोशिया गर्म है, फॉकलैंड एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। और ये अटलांटिक महासागर के तट के साथ उत्तर की ओर रियो डी ला प्लेटा के मुहाने में पड़ती है, ठीक है। इसको मैप में लोकेट कर देंगे कौन सी जो है आपकी किधर पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसमें से वह मरुस्थल एशिया में स्थित नहीं है, कौन सा मरुस्थल है जो एशिया में मौजूद नहीं है ना, एशिया महाद्वीप में मौजूद नहीं है। जैसे रूब अल मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल, अरब मरुस्थल और आपका कालाहारी मरुस्थल। अब देख रहे हो इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे रूब अल खाली मरुस्थल है ना, ये सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल के 1/4 से अधिक हिस्से पर स्थित है। इसकी इस तरह का विविध है, ठीक है, तो ये भी एशिया में आता है आपका, तो ये भी एशिया में ही पड़ जाता है आपका। गोबी मरुस्थल ये आपका दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन, ठीक है, के बीच में पड़ता हुआ है आपका गोबी मरुस्थल। अगर अरब मरुस्थल की बात करते हैं तो ये भी सऊदी अरब का ही है, ठीक है, तो आधा हिस्सा आपका पश्चिम में आपका एशिया महाद्वीप में आता है इसका। अगर कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये आपका पड़ जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, तो क्या पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। एक बड़ा शुष्क रेतीला क्षेत्र है जो बोत्सवाना और के अधिकांश भाग और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैला है। तो 3 देशों में फैला हुआ है। कहाँ फैला है, नामीबिया में है, नामीबिया, यहाँ से भाई बाघ भी मंगाए गए थे, चीता जो बोलते हैं, चीता। बोत्सवाना है, बोत्सवाना, और आपका होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनमें फैला हुआ है कालाहारी। तो ये आपका किस में नहीं आता, एशिया में नहीं आता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वो नदी स्रोत देश सही सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन सी हैं जो नदियाँ हैं जो उनका जो स्रोत है वो सही सम्मिलित नहीं है। जैसे मैकेंजी का पूछ लेते हैं, इसका जो राइट आंसर होता है आमू दरिया, इसमें सही पूछा है तो आमू दरिया इसका सही हो जाएगा। मैकेंजी तुर्कमेनिस्तान है, जबकि मैकेंजी का जो स्रोत है मैकेंजी नदी का संबंध फिनलैंड नदी के प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा और वही प्रभाव ब्यूफोर्ट सागर अंटार्कटिक महासागर से निकलती है। आमू दरिया ऑक्सफोर्ड नदी इसका सही है स्रोत क्या, निकोलस रेंज पामीर पर्वत तुर्कमेनिस्तान से निकलती है, भाई अरल सागर में गिर जाती है। और डार्लिंग नदी, अगर डार्लिंग नदी की बात करें, डार्लिंग नदी यहाँ पे स्रोत कहाँ है इसका, पूर्वी आइलैंड्स का मध्य भाग ऑस्ट्रेलिया से निकलती है इसका डार्लिंग।
और ये सब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है डार्लिंग। और ये भाई मर्रे नदी, ठीक है, मर्रे नदी के इसका में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। डेन्यूब नदी की बात करें तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है ये वाली, ठीक है, न कि रूस से। और बही प्रवाह इसका कहाँ पता है आपका काला सागर में, जबकि आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो डार्लिंग नदी है उसको मर्रे नदी में गिर जाती है, और बही अरल सागर में गिर जाती है, आमू दरिया, ठीक है। और जबकि आपकी मैकेंजी नदिया की बात करें तो ये आमू दरिया ऑक्सफोर्ड नदी में गिर जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, अरल सागर सूख गया भाई। एक गर्म है ना, एक गर्म शुष्क हवा जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से पूर्वी ढलान से उत्तर की ओर चलने का प्रभाव होती है, उसको कहते हैं चिनूक कहते हैं। जब से आपका जो रॉकी पर्वत है ना वहाँ से ऐसे करके जो हवाएं चलती है ना उसको चिनूक हवाएं कहते हैं, ठीक है। और ये देखो जैसे बोरो एड्रियाटिक महासागर के पास क्षेत्रों में उत्तर पूर्व की ओर कैटाबैसियर पवनें होती है जो पूर्वी यूरोप में उत्तर पूर्वी इटली तक उत्तर पूर्व की ओर बहती रहती हैं। ब्रिक फिल्डर्स ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, गर्म और शुष्क पवनें होती हैं ब्रिक फिल्डर्स। लेवेच ये स्पेन की गर्म पवनें होती हैं। चिनूकिया गर्म शुष्क हवा होती है जो सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से पूर्वी ढलानों से उतरती हुई चलती हैं, ठीक है। 54 क्या कहता है, 54 वाला क्वेश्चन है आपका, हिमानी भूआकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका हिमाचल पहाड़ों में सर्क सबसे कम भूआकृतिक है और सर्क दीवारों के शीर्ष अपरदन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण करता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेन नहीं देखना भाई। अब देखो पृथ्वी का, अब क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन के ऊपर मौजूद है। वायुमंडल ओजोन पहले आता है, देखिए जैसे क्षोमंडल आता है, पहले स्थान पर क्षोमंडल आता है, दूसरे पर देखेंगे तो समताप आता है, तो और तीसरे पर आता है आपका ये ओजोन परत आती है क्षोमंडल के बाद में, फिर उसके बाद आता है मध्यमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्यमंडल होता है। जबकि आपकी अगर समताप मंडल में देखें ना तो ओजोन आपकी ओजोन समताप मंडल में भी देखी जाएगी, क्षोमंडल में भी देखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो क्षोमंडल वाली जो आपकी ओजोन होती है ना वो हानिकारक होती है, कैसी होती है, हानिकारक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि जो क्षोमंडल में जो आपकी क्षोमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो राइट स्टेटमेंट होता है। और जबकि ऊपर वाली जो होती है क्षोमंडलीय सुंदर समताप मंडल में पाई जाती है वो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोके रखती है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन सी है इनमें से, है ना, ए कंबोडिया, म्यांमार, लाओस या वियतनाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाओस, है ना। लाओस कैसे हो जाएगा, लाओस आपका एक तरफ से वियतनाम से घिरा हुआ है, एक तरफ से म्यांमार से और एक तरफ से आपका कंबोडिया से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैंड लॉक कंट्री है और ये किसी भी सागर से या महासागर से कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। जबकि कंबोडिया देखो आपका इधर से मलक्का जो है आपकी स्थल मलक्का जलमंडल है वहाँ से टच होता है आपका दक्षिण चीन सागर से, म्यांमार भी लगा हुआ है आपका, है ना, और वियतनाम भी टच होता है। तो लेकिन जो लाओस है वो टच नहीं होता। इसको मैप में देखते हैं, जैसे जो लाओस है ना दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरूप देश है जो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से घिरा हुआ देश है, ठीक है। अगर इसके मैप में अगर लोकेशन देखते हैं ना, मैप में लोकेशन देखते हैं तो मैप में लोकेशन इस तरह की आती है लाओस, है ना। अगर इसको जूम करके देखते हैं, जूम करके हम बता दे रहे हैं अभी आपकी, अगर लाओस की बात करें तो ये आपका लाओस आता है, ठीक है। लाओस ये है, इस साइड से आपका वियतनाम से घिरा हुआ है। वियतनाम देखेंगे तो वियतनाम की जो सीमा है आपकी यहाँ से लगती है, और इधर आपकी म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार आपका जैसे पश्चिम बंगाल से जो बे ऑफ बंगाल से लगती है, ठीक है। और इधर से और बीच में आता है आपका थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड यहाँ तक घिरा हुआ है तो थाईलैंड से ये घिरा हुआ है, इधर से चाइना से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्थलरूद्ध देश है इनमें से। जबकि म्यांमार देखो तो आपका ये ऐसे घिरा हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, दक्षिण चीन सागर से आपका वियतनाम घिरा हुआ है, इधर से थाईलैंड घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाओस, ठीक है। लाओस इसका राइट आंसर है। और कोई देश ऐसा नहीं है जो लैंड लॉक कंट्री है इधर वाले एरिया में, ठीक है। ये अकेला ये लाओस ही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है जो भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होता है केन्या है। ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली होती है ना अफ्रीका की, केन्या देश में पाई जाती है, स्थित है, जो कि वैज्ञानिक विशेषता है कि में देखेंगे तो इसमें विवर्तनिक प्लेटों के दशाव देखा गया है। जैसे अभी हाल ही में सुना हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका है जो महाद्वीप है वो बीच में से कट गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो रिफ्ट वैली है वहाँ पर है आपकी केन्या में, ठीक है। केन्या देश के अंतर्गत आती है। अगर इसको यहाँ देखें एक बार, ये देखो ये एक्सप्लेन देखें इसका, जैसे केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है जो विवर्तनिक प्लेट चंचल और निर्मित एक विशाल भौगोलिक घाटी है। यह घाटी झीलों, पहाड़ों, ज्वालामुखी गतिविधियों सहित विविध परिदृश्यों के
प्रदर्शित करती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका स्थित है और मिस्र नील नदी के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जबकि लेकिन ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा कौन सा आता है आपका? केन्या। केन्या में स्थित है ग्रेट रिफ्ट वैली। सिर्फ यहाँ से सिर्फ यही पूछ सकता है ना कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है आपकी किस देश में स्थित है, तो केन्या में स्थित है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? ठीक, कौन सी जो है जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली है बायोस्फोरस जल डमरू मध्य है। जैसे ये काला सागर है, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है आपका मरमरा सागर, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है ना वो बायोस्फीयर जल डमरू मध्य से ली है। ठीक है, आपकी जल संधि है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे हारमुज जल डमरू मध्य किसके बीच में है? तो यह ओमान प्रायद्वीप और ईरान के बीच में एक संकीर्ण चैनल है। ठीक है, और यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। हारमुज जल डमरू मध्य है, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, ये इसको याद रखना है। जिब्राल्टर पूछे तो जिब्राल्टर जो है आपका अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जैसे भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी आपकी? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। वहीं मलक्का जल डमरू मध्य की बात करें तो पश्चिम में इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा और पूर्व में प्रायद्वीप पश्चिम बंगाल मलेशिया दक्षिण थाईलैंड के बीच में स्थित है मलक्का पड़ती है आपकी। बायोस्फीयर आपको पता ही है, मैंने अभी बता दिया। यहाँ पे आप देख लेते हैं। बायोस्फीयर उत्तरी तुर्की और थ्रेस को अंतोनिया अलग करता है। दुनिया की सबसे संकीर्ण जल डमरू मध्य का है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, याद दे रखा है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल डमरू मध्य संधि है ना। और इसको डांडेनेल्स जल डमरू के माध्यम से भूमध्य एजियन सागर से अलग करती है। अब ये देखो, यहाँ पर अभी सारी की सारी संधि दे रखी हैं। अगर ये बात करें, इसको जूम करके देखें यहाँ पे, तो ये आता है आपका काला सागर। ठीक है, काला सागर आता है। काला सागर को अगर सी ऑफ मरमरा से जोड़ना है तो बायोस्फीयर की स्टेट आती है ये वाली। ठीक है, बायोस्फीयर स्टेट आती है। अब ये तो हो गया मरमरा सागर, है ना। मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले की होती है आपकी डार्डेनेल्स। ठीक है, कौन सी संधि होती है? डार्डेनेल्स जो है आपकी मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल संधि। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। कौन सा खनिज है ना, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? ये होता है क्रोमियम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ये आपका जो स्टील है ना, इसका प्राथमिक घटक क्रोमियम कहलाता है। ठीक, और जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का स्रोत होता है। अगर एल्यूमिनियम का स्रोत पूछता है तो बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट किसका स्रोत है? एल्यूमिनियम का स्रोत होता है, माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछता है सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? अगर सेरेनिटी के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तंजानिया हो जाएगा। इसमें से कुछ भी है नहीं, सिर्फ इस तरह पूछ सकता है कि सेरेनिगेटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो तंजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि 61 कहता है। 61 का जो आंसर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? अल्पस है नहीं, कैंथिपेस है नहीं, पैरेजी है नहीं, तो क्या है? काकेकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये काकेकस देखो, अल्पस की बात पूछे तो अल्पस मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी सहित कई देशों में फैला हुआ है। और कैम्पेदेस की बात करें तो पूर्वी पर्वत है जो पूर्वी यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला बनाते हैं जो पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया और सर्बिया सहित कई देशों में फैला हुआ है। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है जो काला सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बस अगर यहाँ पे अगर यूराल पर्वत दे देना, यूराल पर्वत हो, अगर काकेशस पर्वत नहीं दे रखा हो तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है यह पर्वत जो अफ्रीकी देश उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। ठीक है, तो वह पर्वत जो अफ्रीका को उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है तो वो एटलस है। ठीक है, एटलस ही पड़ता है आपका अफ्रीका में। अल्पेशियन है नहीं, अल्पेशियन यूएसए में पड़ता है, यूराल आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, जबकि एटलस आपका यहाँ पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 63 देखते हैं। 63 में कहा कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है जो अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों और रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानीय है जो है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? टर्सियर, कालीदार बंदर या बाउल मंकी या लेमूर? तो इसका राइट आंसर कलगीदार बंदर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेमूर होता है, सॉरी लेमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमूर प्राइमेट। ठीक है, लेमूर इसका राइट आंसर होगा। लेमूर प्राइमेट और जो लगभग 32 अलग अलग प्रकार के लेमूर अस्तित्व में हैं जिनमें से सभी मेडागास्कर के लिए स्थानिक हैं। ठीक, और कालिंदर बंदर की बात करें तो निकारागुआ से पराग्वे तक उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले प्राइमेट है।
यहीं देखते हैं जैसे टर्शियर है ना, टर्शियर ये देख रखा है आपका। टर्शियर एक छोटा छलांग लगाने वाला पिरामिड है जो केवल फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों पर पाया जाता है। और हाउल बंदर की बात करें तो जैसे हाउलर बंदर की बात करें तो ये कई उष्णकटिबंधीय अमेरिकी बंदरों की प्रजाति में से एक माना जाता है जो गर्जन, ठीक है, गर्जना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गर्जना के लिए प्रसिद्ध है। हाउलर्स की प्रजाति पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका के व्यापक रूप से वितरण पाई जाती है। जैसे हाउलर है आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो लमूर एक क्या है? प्रिमिटिव प्रजाति है जो मेडागास्कर की स्थानीय है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या? क्वेश्चन नंबर 64 का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है, ठीक है। जैसे हरिकेन पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पश्चिमी सागर में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं इसका नाम। विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ठीक है, सही हो जाएगा। टाइफून हिंद महासागर में बोलते हैं, नहीं बोलते। चक्रवात अटलांटिक में बोलते हैं, नहीं बोलते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं जैसे हिंसक तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों को ओर बढ़ते हैं, हिंसक पवनों और भारी तूफानी लहरों के बड़े पैमाने होते हैं। जैसे हिंद महासागर में चक्रवात, ठीक है, हिंद महासागर में आता है। अगर मान के चलो हिंद महासागर में अगर चक्रवात आए तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रवात बोलेंगे। हिंद महासागर में इसको चक्रवात बोलते हैं। टाइफून ना, चीन सागर में इसको टाइफून बोल देते हैं, टाइफून इधर आ जाएगा, ठीक है। हरिकेन बोलेंगे तो अटलांटिक महासागर में आता है। विलीज आपका आता ही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलीज दूसरा राइट आंसर होगा। इसको एक बार बताइए, हरिकेन इसका नाम हो जाता है आपका अटलांटिक महासागर में। अगर तुझे आता है चक्रवात आता है तो हरिकेन नाम होता है उसका। विलीज आता है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की बात करता है ना। टाइफून आता है तो चीन, जापान और इधर ताइवान वगैरह में नाम दे देते हैं टाइफून। चक्रवात आपका हिंद महासागर में नाम ले रखा होता है, ठीक है। अब 65 का देख लेते हैं। जैसे झीलों को तो युग्म झीलों को महाद्वीप में कौन सा सही है? जैसे बैकाल झील पड़ेगी तो आपकी एशिया में आती है, ठीक है। सुपीरियर झील आपकी उत्तरी अमेरिका में आती है। टिटका झील आपकी दक्षिण अमेरिका में आती है, ठीक है। और बैकाल और ये आपकी होती है लेक आयर आपकी ऑस्ट्रेलिया में आएगी, ठीक है। तो अगर ये कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है तो जैसे बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, नहीं पड़ती। लेक आयर उत्तरी अमेरिका में नहीं पड़ती। तो टिटका झील आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, बाकी के सभी इधर उधर है। लेकिन इनका सही क्रम लगाएंगे तो इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सोलोमन द्वीप की पूछ रहा है तो कहाँ पर स्थित है सोलोमन द्वीप आपका पड़ता है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पापुआ, जैसे पापुआ न्यू गिनी है ना, ये पापुआ न्यू गिनी है तो इसके पश्चिम में पड़ता है सोलोमन द्वीप, ठीक। इसका मैप दे रखा हुआ तो जरा, ठीक है। जैसे ये सोलोमन द्वीप, जैसे ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है पापुआ न्यू और उसके बगल में पड़ता है, इसके ईस्ट में सोलोमन आइलैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से देखें तो ये ये देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। अगर इधर से देखेंगे तो इसके किधर पड़ता है आपका उत्तर ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है सोलोमन द्वीप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एसो ज्वालामुखी आपका जापान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? जापान में स्थित है। पोठवार पठार, अगर पोठवार पठार निम्नलिखित किस देश में स्थित है तो पोठवार आपका पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। 68 69 पूछता है सेरा नवेदा रेंज एक उदाहरण है, ठीक है, किसका है? अगर ब्लॉक पर्वत, गुम्बदकार और वशिष्ठ पर्वत को गुम्बदकार पर्वत का एक विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। 69 का ब्लॉक पर्वत का है, सॉरी, ठीक है। क्या इसका? ब्लॉक पर्वत का। सेरा नवेदा रेंज किसका उदाहरण है? आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? अगर दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेकांग नदी, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल देखेंगे मेकांग नदी के जैसे 6 देशों से बहती होती है, ठीक है। 6 देशों से बहती है। वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। म्यांमार और लाओस के बीच में, लाओस और थाईलैंड के बीच में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है। म्यांमार और लाओस के बीच में सीमा बनाने वाली नदी मेकांग नदी। लाओस और थाईलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी मेकांग नदी, ठीक है, हो गया। अब आता है आपका 71 ग्रैंड कैनियन किसका उदाहरण है? ग्रैंड कैनियन का अवनालिका का उदाहरण है। जैसे आपका ये है, ठीक है, ये एक पर्वत है और यहाँ से क्या पानी निकल के आ रहा है और प्रेशर से गिर रहा है, यहाँ पर देता है गड्ढा सा करता जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनियन। यहाँ से निकल के जाता है, गड्ढा हो जाता है, कैनियन बोलते हैं इसको। 72 नीचे दिए गए कथनों के रूप में इसका उदाहरण दिए। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तर यूरेशिया में 50 से 70 डिग्री जो अक्षांशों में पाई जाती है, ठीक है। और कारण क्या है इसका? उष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश का कोई भूभाग नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। इसका दोनों सही हो जाएंगे और इसकी सही व्याख्या करता है। क्यों इसका ये वाला स्तर केवल पूछा है ना, ये यहाँ से क्यों गलत हो जाता है, क्यों सही हो जाता है? केवल क्योंकि जैसे उत्तर वाला ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे नीचे है,
ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध है और ये आपका नॉर्थ गोलार्ध है। ठीक है, यहाँ पे आपको भूमि के विस्तार पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर भूमि नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में जो असमान अक्षांश पर कोई भी भूभाग नहीं होता है, इसलिए जो जलवायु है ना, वहाँ पर भी इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलता जितना कि आपका उत्तरी अक्षांश मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक की पूछ रहा है, तो कौन नहीं है आपका? परजीवी। ठीक है, परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? 74 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम नहीं है? पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम नहीं पूछ रहा है, तो जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जीवमंडल, वायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। पहले जनसंख्या होती है, फिर उसका समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र होता है, फिर वायु होता है, फिर जीवमंडल होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इससे 75 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कल नेक्स्ट वाली क्लास में कराएंगे कल। तो आज का जो लास्ट है वो 75 क्वेश्चन ही है, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। अगर कोई भी चैनल पर आता है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करते जाना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। यह जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी प्रजाति को क्या होता है? लॉस होता है। तो इसको क्या कहलाता है? ये अंतर्जाति कहलाती है। जैसे एक प्रजाति को क्या हो रहा है? हानि हो रही है, ठीक है, एक को लॉस हो रहा है और दूसरी अप्रभावित रहती है, इसको कोई भी ना लॉस हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अंतर्जातीय परजीविता कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो है क्वेश्चन हो गया फाइनल। 75 क्वेश्चन इस वाले में करा दिए हैं, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी 75 क्वेश्चन करा देंगे कल। तो आपका 2 टेस्ट हो जाएंगे क्लियर। अब इसके बाद में कराएंगे सीसेट का। ठीक है, सीसेट का कराएंगे हम सैटरडे को या संडे को। सैटरडे को रखते हैं, सैटरडे को सीसेट का दूसरा क्वेश्चन करा देंगे, सेट करा देंगे। ठीक है, और उसमें भी आप ज्वाइन करना, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू, बाय।